class 7th. You are enjoying, I hope so. Now come to the topic, fiber and fabrics. This is the last one topic of this chapter, silkworm. First we have to know what is the sericulture. The rearing of silk worm to obtain silk is called as the sericulture. सिल्क वर्म को सहतूत का जो पेड़ होता है उसी पर ही सिल्क वर्म होते हैं और उन सिल्क वर्म को कैटरपिलर लार्वा स्टेज तक ला करके उससे फाइबर को अलग करना, ये क्या पूरा प्रोसेस, और हम क्या कहते हैं उसे सेरिकल्चर कहते हैं, यानी पार्ट ऑफ साइंस which deals with the silk industry, that is called as the sericulture. अब सिल्क है क्या? सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी कितनी महंगी मिलती हैं. फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर आर कॉल्ड एज सिल्क. सिल्क की प्रॉपर्टी ये है कि फाउंड बाय द काकून. काकून होता क्या है, 4 बार मोल्टिंग करता है सिल्क वर्म, यानी कायांतरण, अपनी काया को बदलता है. पहली स्टेज में तो जैसे पत्तियों पर उचक उचक कर चढ़ने वाले कीड़े होते हैं उस तरीके से होता है लार्वा. फिर लार्वा खूब खाता है पत्ती मलबेरी. जब पेट भर जाता है तब ये सो न जाता है तो ये अपने चारों तरफ सलाइवा से एक घर बना लेता है अपनी लार से. और सलाइवा इतना दमदार होता है कि ऐसी प्रोटीन होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कि जिससे कि एक गोल स्ट्रक्चर खोल जैसी बन जाती है, उसी के अंदर अपने को ये छिपा लेता है. उसे हम काकून कहते हैं. यानी काकून से हम धागों को क्या करेंगे, अलग करेंगे. टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ही इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि उस धागे पर कितना हम लोड ला दें कि वो धागा टूटे ना, उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे. ये क्या है, एनिमल प्रोटीन है. तो सलाइवा में म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है जो कि एनिमल प्रोटीन है. अब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म अब यहीं से चालू होता है. सिल्क वर्म को पाला कैसे जाए, मलबेरी के यानी सहतूत की पत्तियों पर हम क्या करते हैं, इनके अंडों को लेकर के और उन अंडों पर छोटे छोटे पीसेज पत्तियों के डाल देते हैं और उन्हीं अंडों से हैच करके निकलता है कौन, लार्वा. और एक निश्चित टेम्परेचर पर रखते हैं कि जिससे कि लार्वा की लाइफ बची रहे. क्योंकि लार्वा नहीं होगा तो प्यूपा कैसे बनेगा, प्यूपा नहीं होगा तो प्यूपा पत्ती को खा करके काकून कैसे बनाएगा, जो धागे होते हैं. ये डायग्राम है. लार्वा इस शेप में है, फिर लार्वा खूब खाता है पत्तियों को और इस स्टेज में काकून बना देता है और इसे हम प्यूपा कहते हैं. और फिर ताजुब की बात ये कि ये इसका चेहरा कैसा है और इसका चेहरा ये बटरफ्लाई जैसा लग रहा है. इसी को हम मोल्टिंग कहते हैं कि यही कीड़ा एक बार ज़िंदगी में ये भी स्वतंत्र तरीके से अपना ज़िंदगी बिता सकता है पत्ती खा के, और ये भी अलग अपनी ज़िंदगी बिता सकता है. तो एक ही चीज़ के कई स्ट्रक्चर हो जाएं तब इसे मोल्टिंग कहते हैं और मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. और इस तरीके से ये इसमें से भाग लेगा काकून से और खोल उसकी रह जाएगी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस खोल को भाग लिया तो ये धागे भी तो टूट जाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको मार ही देना अच्छा है, किसी के काकून के अंदर ही हम मार दें. और मार करके क्या करें, मारते कैसे हैं, स्टीम खूब डाल करके, स्टीम या खूब उबाल करके. जब उबालते हैं तो फिर एक एक धागा अलग हो जाता है. लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो दूसरी पीढ़ी कैसे कहलाएंगे, इसलिए कुछ तो छोड़ देते हैं कि जिससे फिर दोबारा नया काकून पैदा हो, और कुछ बेचारे तड़प तड़प के उसी के अंदर मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ये ढक्कन खोल के निकल गया इस स्टेज में एडल्ट फॉर्म में तो होगा क्या, ये धागे टूट जाएंगे.
hatches the larva in the caterpillar larva, roasting phase of caterpillar and formation of larva. फिर किल काकून तीसरा स्टेप है, फिर स्टीम बॉइलिंग, फिर सिल्क इज अनवाइंडेड रीलिंग। फिर जैसे पतंग उड़ाने के लिए धागे को अलग करके लपेटते हैं, उसी को रीलिंग कहते हैं। फिर इसको डाई किया जाता है, और डाई करने के बाद इससे हम सिल्क निकाल लेते हैं। अब इसके बाद की बात आती है, ये ज़रूर हर इंडस्ट्री को जब चालू करते हैं तो उसके कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं। 90% सिल्क जो निकाली जाती है वो मलबेरी से ही निकाली जाती है। ये पूरे संसार की जो ये निकाली जाती है वर्ल्ड की, ये 90% सिल्क ये मलबेरी से ही निकलेगी। अब इसकी कई वैरायटी हैं। एक टैसर कहलाती है जो वाइल्ड है, जंगली, यानी मलबेरी से नहीं होती, वो टर्मिनेलिया नाम के एक प्लांट पर होती है। और दूसरी वैरायटी को कहते हैं एरी, जो कि जो कैस्टर का प्लांट होता है उस पर पाए जाते हैं, उनको एरी कहते हैं। मूंगा आसाम में पाई जाती है, जो कि सुनहले तार जैसी होती है। ये सबसे महंगी है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक है। अब यहाँ पर हम ये जानने जा रहे हैं कि जो भी काम करता है आदमी, वहाँ पर कुछ लाभ है तो कुछ नुकसान भी है। ये इस इंडस्ट्री में लगे लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका बेइलाज है। जैसे सॉर्टर डिजीज है, उसको एंथ्रैक्स भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया ब्लड डिजीज काज करते हैं और बॉडी पर स्पॉटिंग पड़ती चली जाती है, जो वर्कर इसमें काम करते हैं। फिर दूसरी डिजीज है डर्मेटाइटिस, स्किन क्रैक होने लगती है। और फिर तीसरा क्या है, दमा जैसा आदमी हो जाता है, एस्थमेटिक हो जाता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज।